गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे थे मानव का रक्त परिसंचय तंत्र और आज हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचय तंत्र का पार्ट 3। ठीक है, देखो हम पढ़ रहे थे रुधिर कणिकाओं के बारे में। रुधिर कणिकाएं हमने पढ़ा था कि रुधिर कणिकाएं होती है 3 प्रकार की, आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। यहाँ पर हमने जो आरबीसी था, आरबीसी के बारे में पढ़ लिया था। सेकंड जो रुधिर कणिकाएं आती है वो होती है हमारे पास श्वेत रुधिर कणिकाएं। देखिए आप, श्वेत रुधिर कणिकाएं जिसे हम बोलते हैं श्वेताणु, ल्यूकोसाइट या फिर डब्ल्यूबीसी, ये इसके नाम है। श्वेत रुधिर कणिकाएं भी इसे बोल सकते हैं, श्वेताणु बोल सकते हैं, ल्यूकोसाइट्स या फिर डब्ल्यूबीसी। हम यहाँ बात करें कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 13 से लेकर के 20 दिन। जब हमने आरबीसी पढ़ा था तो आरबीसी का जीवन काल कितना था? 120 डेज। और यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 13 से लेकर के 20 दिन। ब्लड में अगर हम डब्ल्यूबीसी की संख्या की बात करें तो ब्लड में डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर ऑफ ब्लड, यानी कि 1 घन मिलीमीटर ब्लड में 6000 से 8000 डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। देखो स्टूडेंट, डब्ल्यूबीसी को हम यहाँ पे 2 प्रकारों में डिवाइड करते हैं। एक होता है कणिका में श्वेताणु, एक होता है कणिका विहीन श्वेताणु। कणिका में श्वेताणु को हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, क्योंकि यहाँ पर कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, कुछ कण पाए जाते हैं। कणिका में श्वेताणु जो है उसमें कुछ ग्रेन्यूल्स या कुछ कण होने के कारण इसे हम क्या बोलते हैं? कणिका में श्वेताणु। और दूसरे जो होते हैं वो कणिका विहीन श्वेताणु, जिसे हम बोलते हैं एग्रेन्युलोसाइट्स, मतलब इसमें कोई कण नहीं पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी को हम 2 प्रकारों में डिवाइड करते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। ये जो ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स हैं, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? ये कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित रहते हैं। कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो डब्ल्यूबीसी को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, और जो कणिका में श्वेताणु है ग्रेन्युलोसाइट्स, उसको भी हम 3 टाइप्स में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। मतलब कणिका में श्वेताणु भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है इओसिनोफिल, नंबर 2 है बेसोफिल, नंबर 3 है न्यूट्रोफिल। सबसे पहला इओसिनोफिल, नंबर 2 है बेसोफिल, नंबर 3 है न्यूट्रोफिल। अब यहाँ पे आप समझिए, जो ग्रेन्युलोसाइट्स है उनमें इओसिनोफिल की संख्या कितनी होती है? 2 से लेकर के 3%। कितना होता है? 2 से लेकर के 3% इओसिनोफिल इसमें पाए जाते हैं। इओसिनोफिल जो होते हैं वो क्या होते हैं? फेगोसाइटिक, मतलब भक्षकाणु। मतलब ये क्या करते हैं? जो कोशिकाएं नष्ट हो जाती है उन कोशिकाओं का भक्षण करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इओसिनोफिल को क्या बोल सकते हैं कि इओसिनोफिल कैसे होते हैं? फेगोसाइटिक या भक्षकाणु होते हैं। इओसिनोफिल के जीवन काल की अगर हम बात करें तो इओसिनोफिल का जीवन काल कितना होता है? 8 से लेकर के 10 दिन। इओसिनोफिल को हम इओसिन नामक अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित कर सकते हैं। देखो, जब हम रुधिर कणिकाओं की स्लाइड बनाते हैं, ब्लड कणिकाओं की स्लाइड बनाते हैं, तो ब्लड कणिकाओं की स्लाइड बनाने के लिए अपन इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स को आसानी से देख सकते हैं, लेकिन वहां पर हमें क्या करना पड़ता है? उनको अभिरंजित करना पड़ता है। अभिरंजित का मतलब कि उनको रंग प्रदान करना। तो जो इओसिनोफिल जो कणिकाएं हैं उनको अपन इओसिन नामक अम्लीय अभिरंजक, एसिडिक अभिरंजक से अभिरंजित कर सकते हैं, जिससे आपको ये कणिकाएं स्लाइड पर बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है। नेक्स्ट है इओसिनोफिल में जो केंद्रक होता है वो द्विपाली, मतलब 2 लोब में होता है, 2 पालियों में डिवाइड रहता है। मतलब इस तरह से ये जो केंद्रक होता है ये इस तरह से रहता है, तो इसे क्या बोलते हैं? द्विपालित केंद्रक। शरीर में किसी भी तरह की एलर्जी की स्थिति में इओसिनोफिल की संख्या बढ़ जाती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे कि अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह का एलर्जी इन्फेक्शन हो जाता है तो उस एलर्जी इन्फेक्शन के दौरान आपकी बॉडी में इओसिनोफिल की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाया करती है। तो ये पहला भाग था ग्रेन्युलोसाइट्स में इओसिनोफिल। दूसरा जो होता है वो होता है क्या? बेसोफिल। अगर हम डब्ल्यूबीसी में बेसोफिल की नंबर्स की बात करें
तो WBC में बेसोफिल होती है 0.5 से लेकर के 1% तक, मतलब सबसे कम मात्रा में यहाँ पर बेसोफिल पाई जाती है। बेसोफिल जो होती है वो क्या होती है, नॉन फेगोसाइटिक, मतलब ये क्या होती है, अभक्षकाणु, ये किसी भी तरह से कोशिकाओं का भक्षण नहीं करती है, तो हम बेसोफिल को क्या बोलते हैं, नॉन फेगोसाइटिक बोलते हैं। बेसोफिल का जीवन काल होता है 10 से लेकर के 12 दिन। इओसिनोफिल का कितना था, 8 से लेकर के 10 दिन, और बेसोफिल का कितना होता है, 10 से लेकर के 12 दिन। बेसोफिल को हम क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजित कर सकते हैं, किससे, क्षारीय अभिरंजक से। इओसिनोफिल को हमने इओसिन नामक अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित किया था, और बेसोफिल को हम क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजित कर सकते हैं। बेसोफिल में जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस, वो द्विपालित अथवा त्रिपालित भी हो सकता है, मतलब 2 लोब्ड या 3 लोब्ड में पाया जा सकता है, तो इस तरह से इसमें केंद्रक हो सकता है। ठीक है। चिकन पॉक्स एक डिजीज है, एक बीमारी है, आप सब जानते हैं चिकन पॉक्स क्या होता है। तो अगर किसी व्यक्ति के चिकन पॉक्स हो जाता है, किसी की बॉडी में चिकन पॉक्स हो जाएगा, तो वहां पर बेसोफिल में जो केंद्रक है, उस केंद्रक का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि चिकन पॉक्स होने पर केंद्रक का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेसोफिल जो होती है कणिकाएं, ये बेसोफिल कणिकाएं हिस्टामिन, सीरोटोनिन व हिपेरिन का स्त्राव करती है, और ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ब्लड में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ब्लड में। हमने पहले पढ़ा था कि हिपेरिन वह पदार्थ होता है जो रुधिर वाहिकाओं में रुधिर को जमने से रोकने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये बात हमने की किसके बारे में, बेसोफिल के बारे में। तीसरा आता है हमारे पास न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल की नंबर्स की अगर हम बात करें संख्या की, तो न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा WBC में पाई जाती है, और वो कितनी होती है, 60 से लेकर के 65%। मतलब कणिका में श्वेताणु में जो सबसे ज्यादा संख्या में जो पाई जाती है, वो क्या पाई जाती है, न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है, जिनका नंबर होता है 60 से लेकर के 65% तक। ये फेगोसाइटिक होती है, मतलब ये भक्षकाणु होती है। इनका जीवन काल सबसे कम होता है 2 से लेकर के 5 दिन। इसको अपन उदासीन अभिरंजक से अभिरंजित कर सकते हैं, मतलब जब हम स्लाइड्स बनाते हैं तो वहां पे कोई उदासीन अभिरंजक लेकर के न्यूट्रोफिल को अभिरंजित किया जा सकता है, जिससे स्लाइड पर साफ साफ दिखाई दे सकती है। इसका केंद्रक त्रिपालित अथवा पंचपालित यानी कि 3 लोब्ड अथवा 5 लोब्ड होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब आपकी बॉडी में अगर किसी भी तरह के जीवाणु का इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी पर आक्रमण कर देता है, तो उस स्थिति में न्यूट्रोफिल्स में जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस, उसका आकार बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमने ये बात की किसके बारे में, WBC के बारे में। WBC में हमने क्या पढ़ा, ग्रेनुलोसाइट्स। उसी तरह से जो एग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, मतलब कणिका विहीन श्वेताणु, वो भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम पढ़ेंगे कणिका विहीन श्वेताणु। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलो अब आगे देखते हैं अपन। चलिए अब देखिए, तो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। और जो एग्रेनुलोसाइट्स हैं कणिका विहीन श्वेताणु, वो कितने प्रकार के होते हैं, वो होते हैं 2 प्रकार के, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। कौन कौन से होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो होते हैं 20 से लेकर के 25%, और मोनोसाइट्स जो होते हैं वो होते हैं कितने, ओनली 5%। लिम्फोसाइट्स ये जो है फेगोसाइटिक हो सकती है,
मतलब ये फेगोसाइटिक होती नहीं है, लेकिन किसी भी कंडीशन, अगर ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाए तो ये भी क्या हो सकती है, भक्षकाणु हो सकती है। इनका जीवन काल होता है कुछ सप्ताह से लेकर के कुछ महीनों तक भी ये जा सकती है, वीक से लेकर के मंथ तक भी ये जा सकती है। इनका केंद्रक होता है गोल, राउंड, और कोशिका के मध्य भाग में पाया जाता है। मतलब इनका केंद्रक राउंड होता है और कोशिका के सेंट्रल भाग में उपस्थित होता है। वायरल इन्फेक्शन, वायरस संक्रमण, अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह के वायरस का संक्रमण हो जाता है या कोविड-19 नामक के वायरस का अगर संक्रमण हो जाता है तो लिम्फोसाइट में उपस्थित केंद्रक का आकार इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन के दौरान लिम्फोसाइट में उपस्थित केंद्रक का आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये जो लिम्फोसाइट्स होती है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि यह एंटीबॉडी उत्पन्न करती है, मतलब ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने का कार्य करती है। तो एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट्स। क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट्स। ये इसका मेन फंक्शन है कि जो लिम्फोसाइट्स होती है वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने का कार्य करती है। एक ग्रेन्युलोसाइट्स में जो दूसरा प्रकार है वो होता है मोनोसाइट्स, और मोनोसाइट्स कितनी होती है, ओनली 5%। मतलब कणिका विहीन श्वेताणु में जो मोनोसाइट्स की संख्या होती है वो कितनी होती है, वो होती है 5%। वो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 20 से लेकर के 25%। मोनोसाइट कंप्लीटली क्या होती है, फेगोसाइटिक। मोनोसाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, भक्षकाणु हो सकती है, ये कोशिकाओं का, जीवाणुओं का भक्षण करने का कार्य करती है। इनका लाइफ स्पान भी कम होता है, 2 से लेकर के 5 दिन। केंद्रक इसमें अलग आकार का है, ये आपसे पूछ सकता है क्योंकि ये बहुत डिफरेंट पार्ट है कि इनमें जो केंद्रक होता है वो होता है घोड़े की नाल के समान आकृति का। इनमें क्या होता है, केंद्रक। और टीबी नामक अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उस कंडीशन में मोनोसाइट्स में उपस्थित जो केंद्रक है, न्यूक्लियस, उसका आकार क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा रक्त परिसंचय तंत्र का पार्ट 3 जिसमें हमने पढ़ा था WBC के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ब्लड प्लेटलेट, रुधिर पट्टिकाओं के बारे में। आप वीडियो को बार बार देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कुछ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।